पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश का नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है जलवायु प्लस ऋतुएं। दोनों चीज अपन पढ़ेंगे। प्लस ऋतुएं, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, पर इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की जलवायु भी कैसी है तो मानसूनी प्रकार की है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होगी तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की मध्य प्रदेश की जलवायु है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश से जो है 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये सब सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी बस आप लोग देख लीजिए और थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये रतलाम से मध्य प्रदेश में एंट्री लेगी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में एंट्री लेती है। तो रतलाम से ही एंट्री लेगी। रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन, शाजापुर। शाजापुर अब देखो अभी हट गया है शाजापुर, ये थोड़ा सा पुराना टाइपिंग है। तो शाजापुर अभी हट गया है। शाजापुर की जगह क्या आ गया है तो आगर मालवा। आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर क्या बना था तो आगर मालवा बना था। कब बना था तो 16 अगस्त 2013 को। कब बना था? 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा बना था। किससे अलग होकर बना था तो शाजापुर से अलग होकर बना था। तो वापस देखना, रतलाम से एंट्री लेगी, उसके बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद शाजापुर अपन हटा दिया तो उसके जगह क्या आ जाएगा आगर मालवा। तो रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल से जो है ये एग्जिट कर जाएगी, है ना। शहडोल से बाहर चली जाएगी। तो टोटल 14 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 14 जिलों से होकर निकलेगी। रतलाम से एंट्री लेगी और एग्जिट कहाँ से लेगी तो शहडोल से लेगी। ठीक है, ये 14 जिले हो गए। देखते हैं आगे। अब देखो ऋतुओं की बात आ जाती है तो सबसे अब बात अपन करते हैं किसकी? वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु की देखना, वर्षा ऋतु का जो समय स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? जून से सितंबर, अब ज्यादा हो गया है, अक्टूबर नवंबर तक चलता है ये। हाँ, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा पर अक्टूबर नवंबर तक चलता है। वर्षा ऋतु का जो कार्यकाल होता है वो अक्टूबर नवंबर तक चलता है। मिनिमम अक्टूबर तक तो चलता है, पर कभी कभी नवंबर में भी बारिश हो जाती है। ठीक है। इसकी जो शाखा है, दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। जैसे कि मान लो ये अपना भारत है, इधर से क्या होगी बंगाल की खाड़ी, और इधर से क्या स्टार्ट होगी तो अरब सागर की शाखा। दोनों शाखाओं से जो है मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, किंतु बंगाल की खाड़ी जो है ये ज़्यादा प्रभावशाली है अरब सागर की शाखा की तुलना में। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर, कितनी है? 112 सेंटीमीटर है। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो 199 सेंटीमीटर होती है। कहाँ पे होती है तो होशंगाबाद के पंचमढ़ी में। यह मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, 199 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो भिंड। भिंड की एक जगह है, यानी भिंड की एक तहसील है जिसका नाम है गोहद। गोहद तहसील में जो है 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो गई तो पंचमढ़ी में हो गई। पंचमढ़ी कहाँ में आता है तो होशंगाबाद में आ जाएगा। ठीक है। और न्यूनतम कहाँ पे होगी तो भिंड। भिंड की एक तहसील है जिसका नाम है गोहद। यहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होगी तो कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर। ठीक है। ये चीजें वही है, यहाँ पे शिवपुरी नहीं आएगा, भिंड आएगा, भिंड आएगा। ठीक है। अब ये इसमें से अपन ने कौन सी ऋतु पढ़ ली तो वर्षा ऋतु पढ़ ली है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ये। वर्षा ऋतु अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु का मतलब क्या होता है? ठंड। देखो ठंड कब से स्टार्ट होगी तो अक्टूबर नवंबर से अपने यहाँ ठंड स्टार्ट हो जाती है। नवंबर से स्टार्ट ठंड हो जाती है और फरवरी तक चलती है। फरवरी की जगह मार्च तक लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्रॉपर कब तक चलेगी तो मार्च तक चलती है।
ठीक है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, तब मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से लौटती लगती है। मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी का एक पोर्शन पढ़ा होगा, एक 23.5 डिग्री होती है और एक दोनों साढ़े बीच में क्या रहती है, भूमध्य रेखा होती है, जिसको 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। और एक ऊपर क्या होती है, 23.5 डिग्री रेखा, और नीचे भी 23.5 डिग्री रेखा, जिसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, और इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ये सूरज की स्थिति है। सूरज जो है इन दोनों रेखाओं के बीच क्या करता है, मूवमेंट करता है। जब अपने यहाँ ठंड आती है तो सूरज दक्षिण की तरफ चला जाता है। अपन जो अपना जो भारत की जो स्थिति है ना, वो कुछ ऐसी है, मतलब उत्तर की तरफ है अपन, तो सूरज उस समय दक्षिण की तरफ चला जाता है। साधारण भाषा में ये है अर्थ। ठीक है। इस ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान जो है 20.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। 20 डिग्री से, यानी 20 डिग्री से सीधे अपन ध्यान रख लेंगे तो 26 डिग्री के मध्य जो क्या रहता है, साधारण नॉर्मल तापमान रहता है, एवरेज है ना। ठीक है, औसत। ठीक है। इस ऋतु को क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सियाला। क्या बोलेंगे, सियाला। ठंड को स्थानीय भाषा में लोग सियाला या सियारो, बहुत सारी भाषा में अलग अलग है, अपने मध्य प्रदेश में भी काफ़ी भाषा है। तो सियारा या सियाला, ये सब किसको कहा जाता है, तो ठंड को कहा जाता है। बिल्कुल साधारण भाषा में आप समझिए। ठीक है। उसके बाद शीत ऋतु जो है उत्तरी भागों में 45 डिग्री, ये और ऊपर की बातों में जैसे ये भी बटा हुआ है। मतलब ये जो मध्य प्रदेश है अपना, चलिए जैसा भी बन गया थोड़ा एडजस्ट करिए। ये जो उत्तर का है ना, यहाँ पे ज़्यादा कम तापमान रहता है। यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 21 तक रहेगा, पर यहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाता है, प्रॉपर 10 तक भी चला जाता है। क्यों, उसका कारण क्या है कि यहाँ पे ऊपर की साइड क्या है, हिमालय है, और हिमालय से आने वाली हवाएं, इसी जिसको अपन बोलते हैं मध्य भारत का पठार या उच्च का मैदानी क्षेत्र, ये जैसे यूपी भी उसी में आ जाता है, उच्च के मैदानी क्षेत्र में, तो वहाँ पे ठंड क्यों लगती है ज़्यादा, तो यहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय से ठंडी शीत यानी ठंडी हवाएं जो आती है उस कारण यहाँ पे रखती है। और बाकी जो नीचे का मैंने बोला ना, इस वाले एरिया का, इस वाले एरिया में थोड़ी सी कम लगती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पठार पढ़ा था, इसका नाम क्या है, मालवा का पठार, तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो तीनों मौसम है, ठंड गर्मी बरसात, तीनों सामान्य रूप से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्षा ऋतु, अब ये ठंड की अपन बात करते हैं। ठंड में क्या है, पानी गिर जाता है ना, ना बरसात भी हो जाती है। जैसे दिसंबर जनवरी में बारिश हो जाती है। दिसंबर जैन में जब बारिश हो जाती है तो उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मावठा। क्या बोलेंगे उसको, मावठा। अपन बोलते हैं ना मावठा हो गया, मतलब ठंड के दिनों में पानी गिरना, उसको क्या बोलते हैं, मावठा बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडे जिले कौन से हैं, तो दिसंबर जनवरी। कौन से हैं, दिसंबर जनवरी जो है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ठंडे जिले हैं। और इन दिसंबर जनवरी में ही रात में जो ओस की बूंदें गिरती हैं, जो ओस की बूंदें गिरती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको पाला बोलते हैं, उनको या पाला कहते हैं। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु देखेंगे, गर्मी का, इसका जो तापमान चालू होता है वो मार्च से चालू होता है। मतलब इसका जो कार्यकाल है मार्च से जून तक चलता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है ना। मार्च में सबसे ज़्यादा तापांतर वाला महीना कौन सा है, तो मार्च। सबसे ज़्यादा तापांतर वाला महीना कौन सा है, तो मार्च है। किंतु सबसे ज़्यादा तापमान वाला महीना कौन सा है, तो वो आ जाएगा मई, यानी मई, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। जून माह से राज्य के ऊपर एवं उत्तरी पश्चिम भागों में दिन का उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रह चुका है। या ज़्यादा मैं बताऊं तो एक बार 1995 में बड़वानी का तापमान जो था ना, वो 48 डिग्री तक पहुंच गया था। पर अथॉरिटी अपनी किसको दे रखी है, अपन ने गंज बासोदा को। मध्य प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है वो कौन सा है, तो गंज बासोदा है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो शिवपुरी है। ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखना आप लोग। जो ठंडी हवाएं चलती हैं, जो पछुआ पवनें पवनें चलती हैं, पछुआ जो पवनें चलती हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, जो दिन में चलती ना, जिसको अपन लू बोलते हैं, गर्म हवाएं, उसको अपन क्या बोलेंगे, लू। जो लू चलती है उसको क्या बोलते हैं, पछुआ पवनें चलती है, तो इसी समय चलेंगी। ठीक है। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं,
इसको यूनाला या फिर उनाला भी कहते हैं, इसको यूनाला या फिर उनाला भी कहते हैं। देखना, यूनाला या उनाला, मालवा में बोलते हैं उनारो, सबका अलग अलग है, स्थानीय भाषा में अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का कार्यकाल जो है, ऐसा बोलते हैं मध्य प्रदेश में कि 12 जून से जो है बरसात स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी लेट भी हो जाती है, पर प्रॉपर 12 जून के आसपास से स्टार्ट हो जाती है। और कब तक चलता है, इसका कार्यकाल चलेगा अक्टूबर नवंबर तक। ये अपन पढ़ चुके हैं ना शायद थोड़ा सा। अच्छा, ये हल्का सा अपन ने डेमो दिया था, प्रॉपर तो वर्षा ऋतु पढ़ना है। अक्टूबर तक चलता है, अक्टूबर नवंबर से। एक चीज और देखना, ये ग्रीष्म ऋतु में जो एक क्वेश्चन होता है कि मध्य प्रदेश की द्वितीय गर्मी किसे कहा जाता है, या किस महीने को द्वितीय गर्मी कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, सितंबर अक्टूबर को मध्य प्रदेश की द्वितीय गर्मी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखना वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होगी, तो पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, ये मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे कम कहाँ पे होगी, 55 सेंटीमीटर, तो गौहद में। ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों शाखाएं, मैंने आप लोगों को शाखा भी बता दी कि अरब सागर वाली शाखा है और एक कौन सी है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इन दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, किंतु ज़्यादा प्रभावशाली शाखा कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, बाकी इसमें और विशेष तौर पर कुछ नहीं है। ये तो सर्वाधिक वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में होती है। सर्वाधिक वर्षा कब होगी, तो जुलाई तथा अगस्त माह में होती है। ठीक है, प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं रहती। जैसे मैंने बता दिया, उत्तरी तरफ देखेंगे, मध्य प्रदेश के उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे कम वर्षा होगी। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा और देख लो। मध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश में जो है वर्षा को भी जो है 4 भागों में बांटा गया है एक तरीके से। एक तो होता है निम्न वर्षा वाला स्थान, एक औसत से कम वर्षा वाला स्थान, औसत से कम वर्षा स्थान, एक औसत वर्षा वाला स्थान, और एक औसत से अधिक वर्षा वाला स्थान। अब देखना, ये जो उत्तर आप लोगों को दिख रहा है ना, इस वाले पोर्शन में क्या है, निम्न वर्षा वाला स्थान। ये पूरा पोर्शन कहा जाएगा निम्न वर्षा वाला स्थान। और इसको मैं इस तरीके से काट देता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, औसत से कम वर्षा वाला स्थान, औसत से कम वर्षा वाला स्थान ये पूरा। और इसको अगर मैं बांट देता हूँ इस तरीके से, तो ये औसत से, ये पूरा जो इलाका है, इस ऊपर वाले इलाकों को अपन छोड़ देंगे तो ये काय में चला जाएगा, निम्न वर्षा वाले स्थान में चला जाएगा। और बाकी को उसको देखेंगे तो औसत वर्षा वाला स्थान, ये जो पूरा स्थान है ना, ये औसत वर्षा वाला स्थान है। और यहीं पर एक जगह है पंचमढ़ी, यहाँ पे क्या होती है, औसत से अधिक वर्षा होती है, तो ये औसत से अधिक वर्षा वाला स्थान। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, महादेव पर्वत पर जो पंचमढ़ी है, यहाँ पे 150, तो यहाँ पे कितनी होगी, ये 199 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक चीज और देख लेना आप लोग, मध्य प्रदेश में ये जो आ जाएगी मेकाल, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला, इसके जो है मैंने आप लोगों को पठार में भी पढ़ाया था, तो इसके जो पश्चिम में है यहाँ पे साधारण वर्षा होगी, तो वहीं पे जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने आप लोगों को बता दिया, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो पंचमढ़ी में। सबसे कम कहाँ पे होगी, तो गौहद। और मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सॉरी, न्यूनतम तो हो गया गौहद वाला है, एवरेज वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है, ये एवरेज वर्षा कितनी होगी, तो 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक चीज और जो है शीत ऋतु में एक चीज और रह गई है, ठीक है, शीत ऋतु में एक चीज और रह गई है कि सबसे कम तापमान वाला स्थान। देखो एक तो क्या है, अपन ने ठंडा देखा, पर कम तापमान वाला स्थान अपन पूछा जाए ना, तो कौन सा हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा। यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है ना, 4 डिग्री तक आ जाता है। पर ठंडा स्थान कौन सा है, तो ठंडा स्थान शिवपुरी ही रहेगा। ठंडा स्थान कौन सा है, ठंडा स्थान जो है यहाँ पे वृक्षों की मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा जंगल है, इसलिए यहाँ पे ये हमेशा ठंडा ही रहता है, 12 महीने ठंडा ही रहेगा।
किंतु एक सीजन वाइज देखेंगे, जैसे ठंड में सबसे ठंडा स्थान कौन सा आ जाएगा, तो मुरैना आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। और गर्मी में देखेंगे तो गर्मी में सबसे गर्म स्थान कौन सा आ जाता है, तो गंज बासुदा आ जाएगा। गंज बासुदा कहाँ पे है, तो विदिशा में। गंज बासुदा कहाँ पे है, तो विदिशा में है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। और बरसात की जब बात करेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में और अच्छा समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।